वेलकम गाइज, यू आर वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। एम एकेडमी में आपका स्वागत है। और टॉप 20 जीके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ऑफ बीपीएससी, सीजीएल, एसएससी एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी आल्सो। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लास टॉप 20 क्वेश्चंस में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगले वीडियो को अपडेट भी मिलते रहे। और अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे सीख जाएं और जान पाएं। तो चलिए दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉप 20 जीके क्वेश्चन का सीरीज। और आज के सीरीज में क्वेश्चंस जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सबसे अच्छा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन कह रहा है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यानी द हॉटेस्ट प्लेनेट इज यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन है शुक्र यानी वेनस, फिर ऑप्शन बी है बुध यानी मर्क्यूरी, और ऑप्शन सी है मंगल यानी मार्स, और डी है पृथ्वी यानी अर्थ। अब आप जल्द से जल्द जवाब दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूं, ऑप्शन बी बुध नहीं, ये गलत ऑप्शन है। और हालांकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक होता है लेकिन ये बहुत ठंडा ग्रह होता है, ये भी आप जान लीजिए। आगे चलते हैं, डी पृथ्वी नहीं, और फिर मंगल यानी मार्स, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या है, शुक्र यानी वेनस। वेनस जो होता है प्लेनेट, ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है और इसी को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है, या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसी ग्रह को जाना जाता है। तो शुक्र यानी वेनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वेनस प्लेनेट, इसको जरूर याद रखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बार बार कई एग्जाम्स में बनते हैं, ये मैं जो भी बता रहा हूँ। सो गाइज आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, इसी का पूछ रहा है कि लेखक यानी राइटर कौन है। हु इज द राइटर ऑफ विंग्स ऑफ फायर, है ना। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन है हिलरी क्लिंटन है, सी अटल बिहारी वाजपेयी, बी एपीजे अब्दुल कलाम, और डी आर के नारायण। तो चलिए शुरू करते हैं। डी ऑप्शन आर के नारायण नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता है। सी अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी नहीं है। ए हिलरी क्लिंटन, ये भी नहीं है, ये गलत है। इसका सही आंसर बी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप जान लीजिए कि इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन। मिसाइल मैन है ये। कौन है मिसाइल मैन, तो एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हीं को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और यही ये पुस्तक लिखे थे विंग्स ऑफ फायर। सो आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो चलिए हम और भी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। और थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, यानी द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो वाज गिवन बाय हुम, स्टेटेड बाय हुम, किसके द्वारा ये दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। यानी ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, या फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आंसर मैं बता रहा हूं, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं ऑप्शन होगा। बी राजेंद्र प्रसाद, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। इसका सही ऑप्शन है ए या सी में से कोई एक। तो चलिए सी भी नहीं होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। क्या ऑप्शन सही है इसका, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 1878 यानी 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, है ना। यानी विच वायसराय इन 1878 was रेगुलेट द एक्ट ऑफ प्रेस एक्ट, यानी प्रेस एक्ट किसने पारित किया था, किसके समय काल में हुआ था, यानी किस वो समय कौन वायसराय था 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। तो चलिए ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड मैकाले, डी लॉर्ड कर्जन, और सी लॉर्ड लिटन। आपके सामने ऑप्शन है, आप जल्द से जल्द आंसर दीजिए। इसका आंसर आप दीजिएगा, मैं छोड़ देता हूं। अच्छा चलिए बता देता हूं, डी
लॉर्ड कर्जन गलत आंसर है, बी लॉर्ड मैकाले ये भी गलत आंसर है, और ए लॉर्ड डलहौजी और फिर लॉर्ड लिटन। ये दो आंसर आपके सामने हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन याद रखिएगा कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन सी है, यानी लॉर्ड लिटन। तो आप समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये सारे क्वेश्चंस पिछले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए आगे आगामी किसी भी एग्जाम किसी भी क्विज में ये बहुत लाभप्रद होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? आपको पता है अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो वो कह रहा है सरनेम दिया था, तो इस किस चीज़ के बाद, यानी कौन सी ऐसी घटना हुई भारत में, देश में, जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने दुखी होकर उसे वापस कर दिया था? तो वो घटना है चौरी चौरा कांड, फिर बी बंगाल विभाजन, या सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर डी रेगुलेटिंग एक्ट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्द से जल्द उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। डी रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये आंसर। बी बंगाल विभाजन, इससे आहत तो थे लेकिन नाइटहुड की उपाधि नहीं त्यागी थी। चौरी चौरा कांड ये भी नहीं है, ये तो दुखद घटना था, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ था, इसमें कोई उन्होंने ऐसा एक्शन नहीं लिया था। इसका सही आंसर है सी जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो सबसे मार्मिक हत्याकांड हुआ था, और इसी के बाद बहुत आहत हुए थे, और सभी नेता और सभी लोग भी दुखी थे, पूरे भारत दुखी था इस घटना से। और इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हवा की गति नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम आपके सामने है। ऑप्शन ए एयरोमीटर यानी एयरोमीटर, फिर बी एनीमोमीटर, या फिर सी आमीटर, या फिर डी थर्मोमीटर। किस मीटर के द्वारा, किस क्या कहते हैं उपकरण के द्वारा जो हवा की गति मापी जाती है? तो चलिए आपका आंसर का इंतजार है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ डी थर्मोमीटर नहीं, गलत आंसर है। सी आमीटर ये भी नहीं। ए एयरोमीटर, एयरोमीटर एयर से हवा होता है लेकिन एयरोमीटर नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन बी है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। तो देख रहे हैं कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछा गया है पिछले कुछ सालों में। तो आप क्वेश्चन के साथ बने रहिए, ये बहुत ही रोचक जीके का क्वेश्चंस आपके सामने है। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? वो राज्य है आपके सामने आंध्र प्रदेश, या पश्चिम बंगाल, या छत्तीसगढ़, या रोहतास। अब एक बात यहाँ कन्फ्यूजन है, इन सभी राज्यों में बहुत ज़्यादा चावल के उत्पादन किया जाता है। ये चारों राज्यों में बहुत ज़्यादा चावल के उत्पादन होती है, लेकिन कह रहा है कि भारत का चावल का कटोरा यानी अधिकतम चावल यानी धान यानी चावल किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो चलिए आपके सामने आंसर है, आप जल्द से जल्द उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ रोहतास। ये भारत का चावल का कटोरा नहीं है, बिहार के चावल का कटोरा है। पश्चिम बंगाल जी नहीं, चावल तो ज़्यादा होता है लेकिन ये भारत का चावल का कटोरा नहीं है। छत्तीसगढ़ ये भी ऑप्शन गलत है, इसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही वो राज्य है जिसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो आप चलिए, यानी फॉरेस्ट डेज कब मनाया जाता है? फॉरेस्ट सेलिब्रेशन यानी मतलब जंगल से जुड़ा हुआ जो दिवस है, जंगल को बढ़ावा देने के लिए, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ये वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये किस दिन को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है 1 मई, या फिर 1 जून, या फिर 1 जुलाई, या फिर 1 अगस्त। ये सारा 1-1 कर दिया गया है और इसलिए और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने एम एकेडमी है, आपके साथ एम एकेडमी है, और एम एकेडमी के साथ रहने पर किसी भी क्वेश्चन से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। ऑप्शन डी 1 अगस्त को नहीं, ऑप्शन बी 1 जून को बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए 1 मई को ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन सी होगा, यानी 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो डियर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और
बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहें। और हम ऐसे ही बहुत सारे जीके का क्वेश्चंस आपके लिए प्रीवियस ईयर्स और बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। तो आप बने रहिए चैनल पर और लाइक करिए और पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रखे गए हैं इस सीरीज में। तो आप सभी क्वेश्चंस को देखिए और समझिए और उत्तर देने का कोशिश करिए और इनको एनालाइज करिए। तो चलिए आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे है? पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। भारत में कितने राज्य तटीय क्षेत्र पर हैं, यानी किनारे है, समुद्र के किनारे। आप समझ रहे हैं? जैसे ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो ये इधर और फिर इधर, यानी पश्चिमी और पूर्वी घाटियों पर जितने समुद्री एरिया है उसमें पूछ रहा है कि इस पर कितने राज्य हैं दोनों साइड। तो चलिए काउंट करके जल्द से जल्द बताइए कि कितने राज्य हैं समुद्र के किनारे भारत में। आपके सामने ऑप्शन है ए 11, बी 8, सी 7 और डी 9, यानी 11, 8, 7 और 9। आप जल्द से जल्द बताइए। चलिए मैं बताता हूं। ऑप्शन ए 11, ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। ऑप्शन बी 8, कितने लोगों का इस पर भी नज़र टिका होगा, लेकिन ये भी गलत है। ऑप्शन सी 7, ये बहुत लोग सही मारते हैं लेकिन ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन डी है। आप काउंट करके देख लीजिए। एक साइड इधर पश्चिम साइड में 5 राज्य हैं, यहाँ पर गुजरात देखते हैं, उसके बाद से क्या देखते हैं, महाराष्ट्र देखते हैं, गोवा देखते हैं, कर्नाटक देखते हैं, केरल देखते हैं। लेकिन इधर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो इधर 4 दिख जाता है, ये आंध्र प्रदेश, और इधर 4 इधर है और 5 इधर है, यानी 9 स्टेट्स जो हैं तटीय क्षेत्र पर यानी समुद्र के किनारे हैं। तो आप समझ गए, यानी सही ऑप्शन इसका डी होने वाला है 9। आगे देखिए 10 नंबर, समुद्र और महासागरों की गहराई मापने का यंत्र है। समुद्र और महासागरों की गहराई मापने वाला यंत्र क्या है, यानी किस यंत्र से समुद्र या महासागरों की गहराई को मापा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, पीडोमीटर, या फिर बी फेदोमीटर, या फिर सी हाइड्रोमीटर, या फिर डी लैक्टोमीटर। तो चलिए इसका ऑप्शन शुरू किया जाए। डी लैक्टोमीटर बिल्कुल नहीं, सी हाइड्रोमीटर बिल्कुल नहीं, ए पीडोमीटर बिल्कुल नहीं। इसका सही ऑप्शन बी है फेदोमीटर। फेदोमीटर से हम समुद्रों की गहराई को मापते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट और सही क्वेश्चंस हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो आप वीडियो में बने रहे और लाइक करिए और अपना कमेंट सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ, वैसे बहुत सारी पहाड़ियों का श्रेणी हमारे देश में पाया जाता है। अरावली श्रेणी, गिरनार पहाड़ी श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी बहुत हैं। उसमें से पूछ रहा है कि गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका सामने उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर दीजिए कि किस राज्य में गिरनार पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन डी कर्नाटक बिल्कुल नहीं, बी महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं, सी मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में पाई जाती है। इसको याद भी रखना बहुत आसान है। गिरनार पहाड़ियाँ, गी से गिरनार और ग से गुजरात। तो आप याद रखिएगा कि ग से गिरनार भी कर देंगे, गुजरात भी कर देंगे और आसानी से याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है कि ये किस राज्य में है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या फिर सी मध्य प्रदेश में है। तो चलिए बांदीपुर सेंचुरीज, यानी बांदीपुर सेंचुरीज किस राज्य में स्थित है? सेंचुरीज होता है ये अभयारण्य, है ना, उनके जानवरों को बचाने के लिए जो अभयारण्य होता है। तो चलिए ये पूछ रहा है कि ये गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में है या फिर मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो देखिए गुजरात में तो बिल्कुल नहीं है। ये गुजरात में क्या है आपको याद है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए बी महाराष्ट्र, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मध्य प्रदेश, यहाँ तो बहुत है लेकिन ये नहीं है, बांदीपुर यहाँ नहीं है। फिर कर्नाटक, तो ये ऑप्शन यही बच जाता है डी, यानी आपका सही आंसर डी है। डी यानी कर्नाटक में बांदीपुर अभयारण्य है। तो आप समझ गए। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है डियर। 13 नंबर क्वेश्चन है मांसपेशियों, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है? जो हमारे मांसपेशियों में थकान हो जाता है, आप बहुत काम करते हैं और सभी मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, थक जाती हैं, इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? तो ये कह रहा है ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, तो लैक्टिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड
या फिर सी एसिटिक अम्ल, या फिर डी टार्टरिक अम्ल। इसमें से किसके कारण से जो है थकान हो जाता है मांसपेशियों में? चलिए मैं बताता हूँ। टार्टरिक अम्ल बिल्कुल नहीं, साइट्रिक अम्ल ये भी नहीं होता है, एसिटिक अम्ल ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर लैक्टिक अम्ल होता है। जब हम काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों से लैक्टिक अम्ल का खर्च होता है ऊर्जा के रूप में, इसलिए इसकी कमी होने लगती है और हमें दर्द होता है। फिर जब रेस्ट लेते हैं तो फिर ये स्रावित होती हैं और फिर मेंटेन हो जाता है। तो इसलिए मांसपेशियों में जो थकान होता है किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन, कौन सा जो इसमें है एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है, हमारे लार में? तो देखिए ट्रिप्सिन इसका गलत आंसर है, रेनिन ये भी गलत ऑप्शन है, आप जल्दी बताइए। पेप्सिन ये भी गलत ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन ए है टाइलिन। तो आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। मैंने बता दिया था कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल वगैरह में पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बने रहिए, देखिए आपके लिए कितना रोचक प्रश्न आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? आप देखते होंगे पेड़ों में पत्तियां हरा से धीरे धीरे पीला हो जाती हैं, तो इसका कारण क्या है? कैरोटीन के कारण, रेनिन के कारण, इथेनिन के कारण या फिर इथिलीन के कारण? किसके कारण जो है पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है यानी पीला हो जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है रेनिन के कारण, ये भी नहीं होगा। डी इथेनिन के कारण, ये भी नहीं होगा। सी इथिलीन के कारण, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन है ए कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत पड़ती है? आप कोई भी चीज़ जलाते हैं, चाहे वो लकड़ी जलाएं, पेपर जलाएं, कुछ भी जलाइए, लेकिन उसमें किस चीज़ के कारण, किस गैस की ज़रूरत, किस गैस की वजह से वो चीज़ जलता है? वहीं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत पड़ती है। वो अगर गैस हटा दिया जाए तो वो चीज़ नहीं जलेगा, कोई भी चीज़ नहीं जलने वाला है। तो वहीं ऑप्शन आपके सामने है ए O2 यानी ऑक्सीजन गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH4 यानी मीथेन गैस या फिर NO2 नाइट्रो ऑक्साइड गैस। तो आपका जल्दी से जल्द बताइए कि इसमें से कौन सा गैस है जो आग को जलने में सहायक होता है। चलिए मैं बताता हूँ। डी NO2 बिल्कुल नहीं, बी CO2 ये भी नहीं, और सी CH4 ये भी नहीं। ये सब आग को बुझा सकते हैं, लेकिन O2 जो होता है, O2 ऑक्सीजन जिससे हमें सांस चाहिए, हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, वही गैस आग को जलने में भी मदद करता है। अगर आप ऑक्सीजन कहीं से हटा दीजिए, जैसे आप कोई बत्ती जला कर रखिए और फिर उसे ग्लास से ढक दीजिए, कुछ सेकंड में ही वो बुझ जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और वो नहीं जलेगा। तो आप समझ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस का पैटर्न आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो चलिए अब आपके लिए और भी रोचक प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। DTH का बृहद रूप क्या है? बृहद का मतलब फुल फॉर्म जिसे आप कहते हैं, तो DTH का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है डालमिया ट्रेड हेड, डालमिया ट्रेड हेड, डालमिया ट्रेड हेड है, या फिर बी डायरेक्ट ट्रेड होम, डायरेक्ट ट्रेड होम है, या फिर सी डायरेक्ट टू होम है, या फिर डी डायरेक्ट टीचर हेड है। इसका सही ऑप्शन जल्द से जल्द बताइए। तो चलिए मैं बताता हूं गाइस। ऑप्शन डी डायरेक्ट टीचर हेड बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी डायरेक्ट ट्रेड होम इसको अभी छोड़ दीजिए, ऑप्शन ए डालमिया ट्रेड हेड ये भी नहीं होगा। अब बच गया डायरेक्ट टू होम या डायरेक्ट ट्रेड होम। तो देखिए डायरेक्ट ट्रेड होम नहीं होता है। DTH का फुल फॉर्म जो होता है यानी बृहद रूप होता है, एब्रिविएशन जो ये क्या है इसका है, तो डायरेक्ट टू होम का ये इसका फुल फॉर्म है, यानी DTH डायरेक्ट टू होम, जो आपका DTH घर में चलता है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। FDI का बृहद रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है FDI का? तो देखिए पहला ऑप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बी फॉरेन डायरेक्ट इनटेक, या फिर सी फार्मर डायरेक्ट इनकम, या फिर डी फॉर्मर डायरेक्टर इंस्पेक्टर। इसमें से कौन सा जो है FDI का बृहद रूप है? तो चलो गाइज मैं बताता हूं। ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी फॉरेन डायरेक्ट इनटेक ये भी नहीं होता है, ऑप्शन सी फार्मर डायरेक्ट इनकम ये भी नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट चल रहा है आपके सामने, और सेकेंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने
T20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है? हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 से संन्यास लिया है? खिलाड़ियों के नाम आपके सामने हैं। ए हार्दिक पांड्या, बी विराट कोहली, सी ईशान किशन, डी सूर्य कुमार यादव। तो चलिए गाइज मैं बताता हूँ, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल नहीं। आई होप इसका आंसर तो आप दे पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। सी ईशान किशन और ए हार्दिक पांड्या, ये बिल्कुल सब ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन बी है विराट कोहली। आपको पता है विराट कोहली, जडेजा और रोहित शर्मा, इन लोगों ने इस बार जो T20 वर्ल्ड कप के बाद जीतने के बाद इन लोगों ने संन्यास ले लिया T20 फॉर्मेट से। एंड आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फीफा कप किस खेल से संबंधित है? इसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए HW के रूप में रहेगा और हम इसका जिक्र अगले वीडियो में जरूर करेंगे। इसका आंसर अगले वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल आप इसका सही उत्तर फीफा कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, शतरंज से है या फिर हॉकी से है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे ही रोचक क्वेश्चंस के लिए, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एम एकेडमी के साथ बने रहें। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जाकर और भी मेरे प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो है जो जीके का, प्रीवियस ईयर का, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल का, उस सभी वीडियो को देखिए और शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।